हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो चैप्टर हमने पिछले क्लास में शुरू किया हुआ है उसके नेक्स्ट टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है इन्वायरमेंट के मीनिंग को, साथ ही साथ हमने देखा इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट और यू कैन से वाइटल फंक्शंस जो इन्वायरमेंट करती है हमारे लिए। और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ 4 पॉइंट्स देखे थे। बहुत ही सिंपल से फंक्शंस थे, मतलब सिंपल से पॉइंट्स थे जो आप इजीली याद रख सकते हैं, जिनमें पहला था इन्वायरमेंट आपको रिसोर्सेज देती है, दूसरा था इन्वायरमेंट लाइफ को सस्टेन बनाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में इन्वायरमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑल द वेस्टेज जो भी एक्सर्ट किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, उन सब को। एंड नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा था इन्वायरमेंट का कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हांस करती है बाय प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज थे, जिसमें हमने देखा रेनफॉल्स थे, माउंटेन्स है, हिल्स है, ओशन है, तमाम चीज़ें जो इंसान को एक रिफ़्रेशमेंट, एक हैप्पी इन्वायरमेंट देते हैं, वो तमाम सर्विसेज हमको इन्वायरमेंट से मिलते हैं और इसलिए इन्वायरमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज बात करेंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस, एक टॉपिक जो हमको इस चैप्टर में जानना है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है? अब क्राइसिस है तो ये आ जाता है क्राइसिस, अब क्यों आता है ये क्राइसिस की स्थिति क्यों अराइज हो जाती है, हमें ये जानना होगा। और फिर बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस के आ जाने से किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं और इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कॉजेज़ क्या क्या है, क्यों आखिर इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के टॉपिक को, जहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब आप सबको मालूम है, इसका मतलब हो गया संकट, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस अराइज कैसे हो जाता है या ये होता क्या है। तो जब हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने कुछ हमारे लिए फंक्शंस करती है। इन्वायरमेंट के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि मैंने अभी अभी आपको बतलाए, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इन फंक्शंस को डिस्कस किया था। क्या था? ये प्रोवाइड करती है हमें, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। उसके अलावा इट एब्जॉर्ब्स वेस्ट, ये जितना भी कचरा है एब्जॉर्ब कर लेती है। सिमिलरली इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए भी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सर्वाइवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब आपको इन्वायरमेंट से मिल रहा है। सो इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग लाइफ एंड एज वेल एज इट प्रोवाइड aesthetic services और you can say it enhances quality of life। तो ये कुछ होते हैं बेसिक फंक्शंस जो इन्वायरमेंट करती है, एंड ये फंक्शंस इन्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे करती है बिना किसी इंटरप्शन के। ये फंक्शंस जो हैं वो इन्वायरमेंट रेगुलरली करती जाती है विदाउट एनी इंटरप्शन। ध्यान दीजिएगा, विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी तरह के रुकावट के बिना इन फंक्शंस को इन्वायरमेंट रेगुलरली करती रहती है। आप भी गौर करेंगे, नोटिस करेंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती चली जाती है और ये बहुत ही स्मूथ चलता रहता है। समटाइम्स हम रिकग्नाइज नहीं करते इन्वायरमेंट हमारे लिए कितने सारे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है वो पूरा कर रही है। अब होता क्या है कि ये हो गए इन्वायरमेंट के बेसिक फंक्शंस जो इन्वायरमेंट कर रही है। इन दैट केस कुछ भी ऐसा होता है किसी भी तरह की स्थिति के कारण
या किसी भी कारणों की वजह से अगर इन्वायरमेंट अपने सामान्य क्रियाकलापों को, इन बेसिक फंक्शंस को जो कि रेगुलर हैं, जो कि इन्वायरमेंट करती आ रही है, अगर वो अपने फंक्शंस को करने में फेल हो जाती है, ठीक है, वो अपने फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाती है, तब जा कर के प्रॉब्लम अराइज होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट के बेसिक होते हैं कुछ फंक्शंस जो इन्वायरमेंट करती है रेगुलरली बिना किसी इंटरप्शन के। अगर इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को करने में फेल हो जाए तो उस स्थिति में इन्वायरमेंटल क्राइसिस अराइज हो जाता है। अब इसी को हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस कहते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो इसको आप लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट जो है, आप इन्वायरमेंटल क्राइसिस को क्या लिखोगे? द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, एज लॉन्ग एज डिमांड ऑफ these functions is within its carrying capacity। ध्यान दीजिएगा, carrying capacity क्या बोलने का मतलब हुआ कि environment अपने functions को regularly बिना किसी रुकावट के पूरी करती जाएगी तब तक जब तक environment के इन functions की जो demand है, जो ज़रूरत है, जो ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत है, तो जो भी इन्वायरमेंट के फंक्शंस है उनका डिमांड किया जा रहा है। मतलब कहने का क्या हुआ, हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो रिसोर्सेज चाहिए हमें, हमने डिमांड किया तो इन्वायरमेंट ने उसको हमें प्रोवाइड करा दिया, राइट। हमें पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक एयर, वाटर, तो ये सब हमने डिमांड किया, इन्वायरमेंट ने हमें प्रोवाइड किया। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, ओके। तो इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को करती रहेगी तब तक जब तक कि हम उनके फंक्शंस की जो मांग कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी के अंदर हो, ठीक है, विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी, ओके, अब है प्रॉब्लम कि, अब है क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम, कि कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है, व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी या व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या लिमिट क्या है, इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को कब तक करती रहेगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट के लिमिटेशंस को बतलाती है, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी से मतलब है दो बातों का। कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाइज या इट मीन्स, अब कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं तो इसका मतलब है दो बात। पहली बात यह है कि जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं, दैट शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है बोल रहे हैं, मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का, दैट शुड बी लेस देन द रीजेनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है रिसोर्स, जहाँ पे मैंने आपको दो टाइप के रिसोर्सेज बतलाए थे। एक था हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज और अगला था हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। याद तो होगा, रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब वैसे रिसोर्स हैं जो रीजनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीजनरेट नहीं किए जा सकते। ध्यान देना, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी रीजनरेट किए जा सकते हैं, बट हम अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए कह देते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको नहीं कर सकते। बट एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल को भी रीजनरेट कर सकते हैं, बट उसको रीजनरेट करने में एक काफ़ी लंबा समय लगता है, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको रीजनरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आपको वो कम समय में ही दोबारा से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर तरह के रिसोर्सेज की, तमाम रिसोर्सेज, ओके।
कैरिंग कैपेसिटी का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एंड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जो संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, हम सब कर रहे हैं, उन संसाधनों का जो एक्सट्रैक्शन है इन्वायरमेंट से, जितना हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज का जो रीजनरेशन होता है, तो विद इन द रीजनरेशन टाइम पीरियड, जितना भी समय लगता है इन्वायरमेंट को अपने संसाधनों को पुनः प्राप्त करने में, जितना भी उसने दे दिया आपको आपके इस्तेमाल के लिए, इन्वायरमेंट को उसको वापस से रीजनरेट करना है, तो जितना समय लगेगा रीजनरेट करने में, उससे कम होना चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आ गई कि जितना कैपेसिटी है इन्वायरमेंट का आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराने का, आप इन्वायरमेंट की जो उस कैपेसिटी से कम डिमांड करें रिसोर्सेज का। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन्वायरमेंट अपने कैरिंग कैपेसिटी में मेंटेन रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा कर लेते हो एक्सट्रैक्शन, तो फिर कैरिंग कैपेसिटी जो है इन्वायरमेंट की वो ख़त्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को पूरा करने में फेल हो जाएगी और इन्वायरमेंट में क्राइसिस आ जाएगा, जो कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस को जनरेट करेगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, और तो सेकेंड है कि इन्वायरमेंट एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है हमारे लिए। क्या करती है, वो एब्जॉर्ब्स वेस्ट, जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है। ह्यूमंस जितने भी वैरायटी में वेस्ट रिलीज करते हैं, उन तमाम वेस्ट को जो आपकी इन्वायरमेंट है वो अपने आप में एसिमिलेट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो वेस्ट है जो जनरेट किया जा रहा है हम सबके द्वारा, तो वेस्टेज मटेरियल का जो जनरेशन है दैट शुड बी विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कितना जनरेशन होना चाहिए, तो ये उतना ही जनरेट करो जितना कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है, एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। क्या बोलने का मतलब हुआ, इन्वायरमेंट आपके सारे, आपको एक तो रिसोर्स देती है ना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो जो भी रिसोर्सेज आप इन्वायरमेंट से ले रहे हो वो आप उतने ही अमाउंट में लो जितना कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी। आप उससे ज़्यादा डिमांड करोगे, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट आपकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी भी लिमिटेशन है, और उस केस में उसकी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं बीइंग ह्यूमन, वो उतना करें जितना कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब कर लेने की। देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी है। आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो तो होगा ही, लेकिन कोशिश हमें क्या करनी है कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें ताकि हमारी इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो ख़त्म ना हो जाए। और अगर आप ये दोनों बातों को मेंटेन करते हैं तो इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी में होती है, और कैरिंग कैपेसिटी में जब तक इन्वायरमेंट होगी वो अपने फंक्शंस को रेगुलरली करती जाएगी, और जितना ज़्यादा अपने फंक्शंस को इन्वायरमेंट करेगी उतने ही बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट में लोगों का जो लाइफ है वो सस्टेन बना रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी से फेल हो जाती है, कहने का मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, इफ़ द बोथ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, पूरे नहीं होते, देन इन्वायरमेंट फेल हो जाएगी लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए, और एज अ रिजल्ट आपको जो देखने को मिलेगा उसे ही कहेंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस। बात समझ में आ गई है? आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके क्या लिखोगे, आपसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस पूछा जाएगा, आप लिखोगे कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है बिना किसी इंटरप्शन के, तब तक करती रहेगी जब तक डिमांड
उनके फंक्शंस की कैरिंग कैपेसिटी, जो डिमांड है उनके फंक्शंस की, वो उनकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होता होगा। अगर इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होते, इन्वायरमेंट फेल हो जाएगी अपने फंक्शंस को पूरा करने में, और फिर उस स्थिति में आपको इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस आखिर क्यों अराइज होगा, क्यों ऐसा होगा कि ये दोनों कंडीशंस पूरे नहीं हो पाएंगे, कारण क्या होगा। तो आप खुद में ही ये इस बात को समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट जो है वो अभी की स्थिति में, प्रेजेंट टाइम पे इन्वायरमेंट अपने थ्रेशोल्ड पर है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो अपने थ्रेशोल्ड पर पहुंचा हुआ है। इसके पीछे का कारण बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ राइजिंग पॉपुलेशन। आपके इंडियन इकोनॉमी के केस में बात करें, चाहे हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के केस में क्राइसिस को देखें, तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, उन डेवलपिंग नेशंस में आप देखोगे कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, और कंजम्पशन को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और इस स्थिति में रिसोर्सेज के रीजनरेशन की तुलना में एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण चूँकि प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बढ़ गई है और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, और इन दोनों ही एक्टिविटीज़ के बढ़ जाने से जो वेस्ट है उनका जो जनरेशन है, तो वेस्ट के जनरेट होने का जो रेट है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट की एसिमिलेटिंग कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जनरेट होने लग गया है, और इन्वायरमेंट फेल हो रही है अपने फंक्शंस को रेगुलरली पूरा करने में। और इस स्थिति में आप देखोगे कि प्रेजेंट सिनेरियो ये है, न कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का बल्कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, कि हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस के थ्रेशोल्ड पर हैं, मतलब उसकी जो उच्चतम सीमा है उसको भी हम पार कर रहे हैं, कर चुके हैं। और क्योंकि हम अब ऐसा कर चुके हैं तो अब इससे कई तरह की समस्याएं और देखने को मिल रही है, और हम बात करेंगे इम्पैक्ट और कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस के अंदर उन तमाम समस्याओं को जो कि आपको देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर, कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कारण क्या क्या हो जाते हैं, क्या रीज़न है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। तो वो हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं हम, और आप उसको इम्पैक्ट भी कहोगे कि क्राइसिस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इन्वायरमेंट अपने रेगुलर फंक्शंस को पूरा जितना नहीं कर पाएगी, आप देखोगे कई वैरायटी में प्रॉब्लम्स नज़र आने लगेंगे, और वो अब नज़र आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, रिसोर्सेज की कमी है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग गई है। So now we are moving reasons for environmental crisis. कि आखिरकार ये तो बात सही है, हमने जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए कि यस, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो क्राइसिस आ जाएगा, बट और भी क्या कारण हो सकते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, हो सकते हैं या हैं। अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारे अदर इश्यूज़ हैं जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नाउअडेज वेरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कारण बने हुए हैं, और उन्हीं कारणों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। वेरी फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट
इश्यू जो कि अभी हमको देखने को मिलता है, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग? तो नाम से आपको समझ में आ रहा है, अर्थ के टेम्परेचर में जब इंक्रीमेंट हो जाता है, एक्सेसिव इंक्रीमेंट, तो उससे उसी स्थिति को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the average temperature of Earth's lower atmosphere as a result of increase in greenhouse gases since the industrial revolution। कहने का मतलब है कि जितने भी डेवलपमेंटल चेंजेस हुए हैं, नॉट ओनली इन द इंडियन इकोनॉमी बट इन एवरी कंट्री, आप देखोगे कि जितने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किए गए, जिसमें हमने न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर लिया है, जिसमें हमने मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उन सब के कारण जो आपके गैसेस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो आपके ग्रीन हाउस गैसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी, अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये नहीं है कि बढ़ गया, नो, इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है, और इसी स्थिति को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग है जो कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ये जनरली क्यों हो रहा है, क्यों आखिर ग्लोबल वार्मिंग नज़र आ रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? तो दिस इज़ एब्सोल्युटली मैन मेड कॉज। ये एक मानव निर्मित कारण है, जिसमें आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेज में जो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसमें आपके डिफरेंट गैसेस का परसेंटेज है, उसमें आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अंतर क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग से? तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में सिर्फ टेम्परेचर बढ़ जाना एक समस्या नहीं है, इसके कुछ इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला इम्पैक्ट है कि जितने भी पोलर आइस है, देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग आता है तो जितने भी पोलर आइसेस हैं ना वो मेल्ट हो जाएंगे। जितने भी बर्फ़ की परत है जो जमी हुई है, ठीक है, पानी है बट इन द फॉर्म ऑफ आइस है, तो जितने भी पोलर आइसेस हैं आपके वो मेल्ट होने लगेंगे। इससे रिज़ल्ट क्या होगा? इससे सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एंड कोस्टल फ्लडिंग, जितने भी आपके कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी, वो डूब जाएंगे, बाढ़ भी नहीं आएगी, वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जब ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपके जो पीने योग्य शुद्ध पानी है वो डिसरप्ट हो जाएगा। मतलब पीने योग्य शुद्ध पानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी संख्या, उसकी मात्रा काफ़ी कम है, अदरवाइज वाटर काफ़ी ज़्यादा है, बट पीने योग्य जो शुद्ध पानी है उसकी कमी है। और अगर पोलर आइसेस मेल्ट हो जाते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, देन दैट वाटर विल मिक्स्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर, जिससे कि हमारे पीने योग्य शुद्ध पानी की कमी हो जाएगी, और ये भी एक भारी समस्या है जो देखने को मिलेगी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। सिमिलरली आप देखोगे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग आता है तो कई तरह के जो डिजीज़ेज़ हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ डिजीज़ेज़, इंसेक्ट्स, नॉट डिजीज़ेज़, इंसेक्ट्स, कई तरह के इंसेक्ट्स जो हैं, जीव जंतु, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, उनकी कमी देखने को मिल जाएगी आपको, और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। डोंट थिंक लाइक दैट कि इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े गायब हो गए तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि है क्या कि जो लाइफ साइकिल है उसमें हर एक लिविंग एलिमेंट्स जो हैं उनका अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर उस लाइफ साइकिल में, फूड साइकिल में से कोई भी एक गायब हो जाता है तो ये दूसरे
बायोटिक एलिमेंट के लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और ये आपके ओवरऑल इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक कारण बनेगा। और ये क्यों होगा? तो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देखो ना, सारे कारण एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं और सब मिला करके इन्वायरमेंटल क्राइसिस को ही बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली अगर और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो क्या होगा? फ्रीक्वेंट हो जाएंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। जितने भी आपके चक्रवातीय जलीय तूफान होंगे वो आपके बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे और इस तरह से ये एक नेचुरल डिज़ास्टर का फॉर्म हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग से नेचुरल डिज़ास्टर के रूप में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, जिससे कि अगेन आपके जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका तो नुकसान होगा ही होगा, एनिमल्स का नुकसान होगा, आपके बर्ड्स का नुकसान होगा, ओवरऑल इन्वायरमेंटल क्राइसिस का कारण ये बनेगा। एंड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस भी आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो। होती ही नहीं है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाए धीरे धीरे तो ट्रॉपिकल डिजीज़ेस भी आपके कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ने लगेंगे। जैसे कि आपके ट्रॉपिकल डिजीज़ेस के एग्जाम्पल में मलेरिया हो गया, आपका डेंगू हो गया, इस तरह के जो डिजीज़ेस हैं ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल डिजीज़ेस के और इनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो। और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रेजेंट टाइम पे देखने को मिल भी रहा है। ये पहला आपका रीज़न है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। अब चलते हैं सेकेंड रीज़न पे, जो कि है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर के बारे में आप सबको पता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर आते हैं, वो डायरेक्टली हम पर पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा? कई तरह की बीमारियां बढ़ेंगी, ह्यूमंस में स्किन कैंसर बढ़ेगा, बहुत सारे आपके प्लांट्स गायब हो जाएंगे, कई तरह के इंसेक्ट्स के लाइफ पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं अगर ओजोन डिप्लीशन होता है। मतलब ओजोन जो लेयर है, जो प्रोटेक्शन करता है जितने भी आपके इन्वायरमेंट में लिविंग एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो लेयर आपका धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और ये आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पे कि ओजोन डिप्लीशन जो है वो होता जा रहा है। मतलब जो रिडक्शन है अमाउंट ऑफ ओजोन में इन द स्ट्रेटोस्फेयर, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोटेक्शन हमको मिला हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज से, वो प्रोटेक्शन हमारा धीरे धीरे घटता जाएगा और जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस में स्किन कैंसर जैसी समस्या हो जाएगी। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी पानी में रहने वाले जलीय जीव हैं, उन पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होगा। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे अगर ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन डिप्लीशन होने के अपने कारण हैं केमिकल्स का ओवर यूज़, एक्सेसिव यूज़, ये आपके ओजोन डिप्लीशन का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और इसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। नेक्स्ट रीज़न है ओवर यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। जितने भी संसाधन जो आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, अगर उनका ओवर यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, तब भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा। मैसिव स्केल पर ओवर यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ हो रहा है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का। ओवर यूज़ का मतलब क्या हुआ? तो ओवर यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज
तब होते हैं जब जो डिमांड है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का वो उसके सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। ये आपका जनरली क्यों होगा? तो जो रीजनरेशन है रिसोर्सेज का, अगर वो उसके एक्सट्रैक्शन से धीरे हो, कम हो, तब आपको समस्या देखने को मिलेगी ओवर यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जिसके एग्जाम्पल्स में आप देखोगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे अगर आप ओवर यूज़ करते हो। तो आप देख सकते हो डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ओवर यूज़ में हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। देखो आप पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, तो आप देखो कि हम जितना पेड़ लगा रहे हैं क्या हम उससे ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं? जवाब है हाँ। दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज़। ये ओवर यूज़ है। ओके उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब भी वही हुआ, आप कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ज़मीनों पर और फसलों को उपजा रहे हैं हम। फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो कई तरह के हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जिससे लैंड डिग्रेडेशन की समस्या उत्पन्न हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, और इसकी वजह से भी आप देखोगे कि ओवर यूज़ हो रहा है इन्वायरमेंटल रिसोर्स का। और ये एक्चुअली कारण है ओवर यूज़ क्यों हो रहा है या ओवर यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो उसके ये एग्जाम्पल्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, और ये कारण है इन्वायरमेंटल क्राइसिस को जनरेट करने का। ठीक उसी तरह से बात करते हैं मिसयूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का क्या मतलब है। देन मिसयूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आपका तब होता है जब ह्यूमंस के द्वारा इन्वायरमेंट को हार्म किया जाता है, एटमॉस्फेयर को हार्म किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है बाय अस, बाय नॉट कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल। जब हम हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कंट्रोल में नहीं करते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स लाइक ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह के आपके कंपाउंड्स का इस्तेमाल अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा में जो कि एटमॉस्फेयर में हैं अगर आप करते हो, तो इन सब से आपकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे कि किस तरह की समस्या, तो मिसयूज़ के कारण आप देखोगे कि आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। अगेन दो ये भी तुम कह सकते हो रिजल्ट हैं जो मिसयूज़ करने पर होता है, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया। तो इस तरह की समस्याएं आपको मिसयूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के कारण देखने को मिलती है। और ये तमाम प्रॉब्लम्स जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाती है और एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव environmental impact. This is the next cause of environmental crisis कि जो environmental impact है उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है। यहाँ पे बात समझने वाली है कि ये सबसे पहली बात होता क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि ये वो कॉस्ट है जो हम पे करते हैं ड्यू टू हार्म काउज्ड टू द इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट को आपने नुकसान पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाने के कारण आपको जो खर्च करना पड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब क्या मतलब है कि हमने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से हमें खर्च करना पड़ा। तो देखो जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन है,
अगर आप उसको इंटेंसिव तरीके से और एक्सटेंसिव तरीके, दोनों तरीके से करते हैं, तब जाकर के इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं और इन सर्टेन केसेस ख़त्म हो जाते हैं। और इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, न्यू इनोवेशंस करने पड़ते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप समझो कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि आने वाले समय में ऑक्सीजन बहुत घट जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हम लोगों को ऑक्सीजन परचेज़ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा इन द फैक्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, न्यू इनोवेशंस करने पड़ेंगे, जिसमें हमें ह्यूमन लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए रिक्वायर्ड जो बेसिक एलिमेंट्स है उनको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। उन सबको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये होता है वो कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं उसके कारण, जो कि हमने इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाया और फिर हमें जो खर्च करना पड़ा। और अगर ये जितना ज़्यादा होगा, आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसी समस्या जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस विल बी द अनदर रीज़न फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। And now move on to the next or the last cause, that is supply demand reversal. Supply demand reversal of environmental resources। जो भी संसाधन हैं प्रकृति के द्वारा जो हमें दिए जा रहे हैं, हमें उपलब्ध हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज का जो डिमांड है और उन रिसोर्सेज का जो सप्लाई है, अगर डिमांड और सप्लाई उल्टे हो जाते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, हमने डिस्कस किया है, होना चाहिए कि डिमांड कम हो, सप्लाई अधिक हो। अब कह रहे हैं कि अगर ये उल्टा हो जाता है का मतलब है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए तब भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका, या पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ हो रहा है, इन सब के कारण आप देखोगे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का जो डिमांड है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, और कंपेयर करो उसके सप्लाई से तब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो और भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ से भी अधिक हो, लेकिन अभी क्या हो गया है कि पॉपुलेशन ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इस केस में वही बात है कि जो रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन है वो अधिक है, किसकी कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज की कंपैरिजन में। और इन सब का इम्पैक्ट एडवर्स पड़ता है एनवायरनमेंट पर, इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है इन केस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वो एडवर्स हो रहा है। रिवर्सल मतलब एडवर्स, उल्टा, वो एडवर्स हो जा रहा है और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की कमी हो रही है और घूम फिर करके एनवायरमेंटल क्राइसिस ही अराइज हो रहा है। नाउ दीज आर सच रीजन्स फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस जो कि आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। हमारे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के केस में नहीं, बल्कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे तो क्राइसिस के आपको ये कारण देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो एनवायरमेंटल क्राइसिस का टॉपिक है हमारा, वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एनवायरमेंटल स्टेट के बारे में, और फिर उसके आगे उससे रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।